नमस्कार, मैं हरिशंकर और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल परिवर्तन एकेडमी पर। मित्रों, पिछली वीडियो में हमने उत्तर प्रदेश में जो भौगोलिक उसका विस्तार है या फिर कौन से ज़िले किस राज्य से सीमा साझा करते हैं, ये सब सारी चीज़ें हमने डिसाइड की थी और हमने वहाँ पे कवर भी किया था। ठीक है, और आपको मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा। तो आइए हम आगे देख लेते हैं कि जो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रीय विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है या फिर क्या क्या है। तो हम अगर क्षेत्रीय विस्तार की बात करें तो क्षेत्रीय विस्तार जो उत्तर प्रदेश का आपको मिलेगा वह कई क्षेत्रों में आपको मिलेगा। ठीक है, और क्षेत्रीय विस्तार किसे किसे कहेंगे तो हमें मुख्य रूप से क्या क्या पढ़ना है तो मैं आपको बता दूं। उत्तर प्रदेश में मैं क्षेत्रीय विस्तार में और इसके बताऊंगा कि क्षेत्रीय विस्तार में एक होता है भाभर व तराई का क्षेत्र, भाभर व तराई का क्षेत्र। फिर इसके बाद दूसरा नंबर है उत्तर प्रदेश का मैदानी क्षेत्र, और मैदानी क्षेत्र के अलावा अगर हम बात करेंगे तो दक्षिण का पठारी क्षेत्र, दक्षिण का पठारी क्षेत्र। इन तीन क्षेत्रों की हम बात करने वाले हैं अभी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी हिमालयी नदियां हैं वह हिमालय से निकल करके उत्तराखंड होते हुए या फिर हिमाचल प्रदेश होते हुए, नेपाल होते हुए वह उत्तर प्रदेश के मैदान में प्रवेश करती हैं। लेकिन अगर उससे भी पहले की हम बात करें तो उत्तराखंड और नेपाल में हिमालय का विस्तार पाया जाता है और वहाँ शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। तो जो नदियां ऊपर से पहाड़ की तरफ से बहुत ज़्यादा गति के साथ अपने पानी को बहाते हुए नीचे की तरफ आती हैं, तो वह उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में वह बड़े बड़े शिलाखंडों को ला करके छोड़ देती हैं। और जब बड़े बड़े शिलाखंडों को ला करके छोड़ देती हैं तो वहां पर एक जो क्षेत्र का निर्माण होता है, शिलाखंडों वाला क्षेत्र का निर्माण होता है, और यही क्षेत्र जो कहलाता है पूरा, यही भाबर का क्षेत्र कहलाता है। भाबर का क्षेत्र यानी शिलाखंडों का क्षेत्र ही हम क्या कहते हैं तो उसे हम भाबर का क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो यह जो उत्तर प्रदेश के उत्तरी जिले हैं जिनका अगर विस्तार देखें तो पश्चिम से सहारनपुर से लेकर के इधर महाराजगंज तक जो विस्तार पाया जाता है वह भाबर क्षेत्र का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, और जो भाबर का क्षेत्र है वह पश्चिम में वह चौड़ा है और पूरब की ओर जाते हुए वह भाबर का क्षेत्र पतला हो गया है। फिर इसके बात करेंगे इसके जस्ट नीचे यानी भाबर क्षेत्र के तुरंत नीचे अगर हम बात करेंगे कौन सा क्षेत्र मिलता है तो भाबर क्षेत्र के तुरंत नीचे मिलता है तराई का क्षेत्र। और मैं आपको बता दूं कि नदियां जब उत्तराखंड से प्रवेश करती हैं, नेपाल से प्रवेश करती हैं, तो ये नदियां जैसे ही शिलाखंडों वाले क्षेत्र में पहुंचती हैं तो इनकी धाराएं अलग अलग दिशाओं में अलग अलग विस्तार में बट जाती हैं इनकी धाराएं, और इनकी कोई मुख्य धारा नहीं रह जाती। इसके बाद जैसे ही वह अपने दक्षिण वाले क्षेत्र में यानी मैदानी क्षेत्र में उनका विस्तार होना शुरू होता है, मैदानी क्षेत्र में जब नदियां निकलना शुरू होती हैं तो मैं आपको बता दूं कि उनकी जो धारा है वह तितर बितर हो जाने के कारण ही कोई स्पष्ट धारा नहीं दिखाई देती है। इस कारण यह जो मैदानी क्षेत्र का जो शुरुआती भाग है वह बिल्कुल पानी से तर तर हो जाता है। और जब पानी से तर तर हो जाता है तो आपने सुना होगा कि थोड़ा देख लिए रे फलनवा खेतवा जाए के एकदम तरी तरी कह दिए। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं तराई का क्षेत्र है कि बहुत ज्यादा नमी, और जो बहुत ज्यादा नमी वाला क्षेत्र है उसी को हम तराई का क्षेत्र कहते हैं। और जो तराई का क्षेत्र है वह उत्तर का जो भी भारत है, उत्तर का जो उत्तर प्रदेश है उसके ठीक नीचे तराई का विस्तार पाया जाता है। इसके बाद जो आप देखेंगे तो यहां से लेकर के यह जो पूरा आपको क्षेत्र मिलेगा यह मैदानी क्षेत्र है। और मैदानी क्षेत्र की बात करें तो आप कहेंगे कि सर मैदानी क्षेत्र का मतलब ये हुआ कि इसमें पहाड़ नहीं पाए जाएंगे, तो आप बिल्कुल सही हैं। पहाड़ नहीं पाए जाएंगे इसका मतलब ये है कि प्राचीन काल से जो नदियां बहती चली आ रही हैं हमारी उत्तर प्रदेश की धरती को सींचते हुए, उनके द्वारा जो गाद लाए जाते हैं, अवसाद लाए जाते हैं, वह बहुत प्राचीन काल से ही इस क्षेत्र में ला करके छोड़े जा रहे हैं। इस कारण से यहाँ की जो मिट्टी है वह काफी उपजाऊ बन चुकी है। और अगर उपजाविता की बात करें तो कृषि योग्य भूमि या कृषि की दृष्टि से अगर देखें तो भाबर वाले क्षेत्र में कृषि नहीं की जा सकती क्योंकि वह बड़े बड़े शिलाखंडों का क्षेत्र है। और उसके नीचे जो तराई का क्षेत्र है वहां पर जो अत्यधिक पानी वाली फसलें हैं, अत्यधिक पानी वाली फसलों का मतलब हम ये कह सकते हैं
कि जैसे धान की खेती हो गई, ठीक है, और धान की खेती के अलावा अगर आप चाहें तो जितनी भी पानी वाली जो जो भी खेतियां हैं, गन्ने की खेती वो भी आप कर सकते हैं तराई वाले क्षेत्रों में। तो यहाँ मुरादाबाद वाले क्षेत्रों में या फिर उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी हिस्सा है उसमें जो तराई का क्षेत्र है वहां पर धान और गन्ने की अच्छी फसल उगाई जाती है। फिर आगे बात करते हैं, अगर कृषि की दृष्टि से हम मैदानी क्षेत्र की बात करें तो जब नदियां अपने रास्ते में पहाड़ों को काटते हुए वहां की जितनी भी भूमियां उसके आगे पड़ती हैं, अपने जो भी विशालकाय जल है उसका विशालकाय वेग है उससे काटती हुई नदियां हिमालय की तरफ से नीचे की तरफ आती जाती हैं और जैसे ही मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो आप जानते होंगे कि अगर पानी का बहुत अगर ज़्यादा ढलान है तो उसकी पानी की गति भी बहुत तीव्र होती है। और जैसे ही पानी अगर आप मतलब समतल क्षेत्र में अगर पानी आप फैला देंगे तो वहां पर जो पानी का वेग है बहुत कम हो जाता है। तो अगर पानी का वेग बहुत कम हो जाता है इसका मतलब ये है कि पानी बहुत धीरे धीरे जाएगा। और अगर आपने गांव की जो 4 नंबर वाली जो हैंडपंप की मशीन होती है अगर आप उसको चलाए होंगे तो अगर उसको आप चलाते हैं और बालू दे रही है तो आप उसको एक बाल्टी में कुछ देर के लिए आप रोक देते हैं और बाल्टी में रोकने के बाद आपको यह पता चलता है कि जो बालू उसमें था वह नीचे की तरफ तली में बैठ जाता है और साफ पानी ऊपर आ जाता है। इसका मतलब यह है कि अब जैसे ही नदियां उत्तराखंड और नेपाल से आते हुए जैसे ही उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो यहाँ उनको उचित ढलान नहीं मिल पाती है। और जब उचित ढलान नहीं मिल पाती है इस कारण यह हुआ कि उसका जो पानी है वह धीरे धीरे गति से प्रवाहित होना शुरू करता है और आप ये कह सकते हैं कि अपने साथ वह भी जो भी नदी अवसाद लाई है अब उसको धीरे धीरे तली में बैठाना शुरू कर देती है। इस कारण ये मैदानी क्षेत्र का निर्माण प्राचीन काल से बहती हुई नदियों के द्वारा किया गया है और इसकी मिट्टी इतनी उपजाऊ होती है कि यहाँ पर हर एक प्रकार की कृषि की जा सकती है। और अगर उसकी बात करेंगे तो नीचे जो है वह जो मध्य प्रदेश वाला हिस्सा है वहां पर प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार पाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश के जो दक्षिणी जिले हैं जैसे ललितपुर, झांसी, इसके बाद यहाँ बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज और सोनभद्र से लेकर के यहाँ तक जो उत्तर प्रदेश के जितने भी दक्षिणी जिले हैं उसमें बुंदेलखंड के पठार का विस्तार पाया जाता है और विंध्य जो श्रेणी की कैमूर पहाड़ियां हैं उनका भी विस्तार पाया जाता है। तो आप बताएंगे कि जो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा है वहां पर प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार पाया जाता है। और मैं बता दूं आपको कि उत्तर प्रदेश में जो मैदानी क्षेत्र है उसका निर्माण किसने किया है तो 2 प्रकार की नदियों ने। कौन? तो एक हिमालय से आने वाली नदियों ने यानी हिमालयन नदियों ने और जो दूसरा है वह पठारी क्षेत्र की नदियों ने। मतलब जो प्रायद्वीपीय पठार का अगर विस्तार आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार उत्तर प्रदेश में मिलता है कि वह दक्षिण से उत्तर की तरफ उनकी ढाल है। अगर आप हिमालय की बात करेंगे तो हिमालय का ढाल आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में उत्तर से दक्षिण की ओर, लेकिन जो पठारी भाग है मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है वहां पर जो पठार का ढाल है वह दक्षिण से उत्तर की तरफ है। यानी यहाँ से भी चंबल, बेतवा, सिंध, केन ये सब नदियां निकल करके भी मैदानी क्षेत्र का निर्माण करती हैं। तो इसके साथ ही अगर पठारी क्षेत्र की बात करें तो उत्तर प्रदेश के जितने भी दक्षिणतम जिले हैं जैसे ललितपुर हो गया, फिर इसके बाद यहाँ बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट, प्रयागराज और यहाँ पर सोनभद्र तक अगर बात करें तो यह पठारी क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, तो यह आपने क्षेत्रीय विस्तार देख लिया। इसके बाद आपको ध्यान देना है कि खेती की दृष्टि से अगर देखें हम तो जो उत्तर प्रदेश में भाबर का क्षेत्र है वह बड़े बड़े शिलाखंडों का क्षेत्र है, वहां पर खेती नहीं की जा सकती है। और तराई क्षेत्र में यह ज़्यादा नमी वाला क्षेत्र होता है, इस कारण यहाँ पर जो ज़्यादा पानी वाली फसलें हैं जैसे धान हो गया, गन्ना हो गया, इनकी आप खेती कर सकते हैं। फिर अगर मैदानी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर हर एक प्रकार की खेतियाँ की जा सकती हैं। ठीक है, और जो यहाँ पर दक्षिण हिस्से की बात करें उत्तर प्रदेश के तो उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणतम जितने भी जिले हैं उनमें मुख्य रूप से चना की खेती की जाती है, सोयाबीन की खेती की जाती है, ज्वार की खेती की जाती है, मतलब कम पानी वाली फसलों की खेती यहाँ पर की जाती है। ठीक है, तो ये रहा आपका उत्तर प्रदेश का जितना भी क्षेत्रीय विस्तार है। ठीक है, अब आगे हम लोग कड़ी में बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है। तो आइए अगली कड़ी में हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की जलवायु।
अगर उत्तर प्रदेश की जलवायु की बात करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर मौसम कौन कौन से रहते हैं और किस तरह की बारिशें होती हैं, यहाँ पर वर्षा किस क्षेत्र में अधिक होती है, उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र में बहुत कम होती है, तो अगर हम उसकी बात करते हैं तो आइए हम सीख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरह की जलवायु प्राप्त होती है। तो उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो जो कर्क रेखा है वह भारत के बिल्कुल बीचों बीच है। और मैं अगर मैप पर दिखाना चाहूँ आपको तो जो कर्क रेखा है वह भारत के बीचों बीच यानी 23.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वह लगभग इस तरह से आपको मिलेगी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का जो विस्तार आपको मिलेगा वह कर्क रेखा के बिल्कुल समीप में है। इस कारण आप ये कह सकते हैं कि कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा तक कौन सी जलवायु मिलती है, तो उसकी जलवायु होती है उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय इसके बाद उष्णकटिबंधीय की अगर बात करें तो उससे जो ऊपर यानी कर्क रेखा तक उष्णकटिबंधीय जलवायु प्राप्त होगी, लेकिन उससे जैसे ही आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो वहां शीत और उष्ण दोनों प्रकार की आपको जलवायु मिलती है, यानी उसे आप कह सकते हैं शीतोष्ण जलवायु। मतलब उत्तर प्रदेश की कैसी जलवायु है, तो उसकी उष्ण कटिबंधीय जलवायु है और शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, दोनों प्रकार की जलवायु उत्तर प्रदेश में मिलती है। ठीक है, अगर हम बात करें कि वर्षा किस प्रकार से होती है या फिर कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं, तो लगभग सितंबर या अक्टूबर महीने से थोड़ी थोड़ी ठंडी शुरू हो जाती है। इसके बाद बहुत अधिकतर जो ठंडी पड़ती है उत्तर प्रदेश में यह पड़ती है जनवरी महीने में। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो धीरे धीरे गर्मी के महीनों की शुरुआत होती है तो वह होती है मार्च से लेकर के मार्च अप्रैल में शुरू होती है गर्मी की ऋतु और वह चली जाती है जून तक। और जून तक जाने के बाद इसके बाद कौन सी ऋतु आती है, तो आप बताएंगे कि वर्षा ऋतु आती है। लेकिन उसमें भी बात करते हैं कि वर्षा किस प्रकार से होती है उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में, तो आप बताएंगे कि जो पश्चिमी मानसून है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, वह सबसे पहले केरल से टकराकर लगभग 1 जून को वर्षा करती है। भारत के केरल राज्य से टकराकर 1 जून को लगभग 1 जून को यह दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है और यहाँ वर्षा करता है। इसके बाद यह मानसून 2 शाखाओं में बढ़ जाता है, एक अरब सागर की तरफ निकल जाता है और एक दूसरी जो शाखा है वह बंगाल की खाड़ी की तरफ निकल जाती है। तो जो अरब सागर की तरफ जो उसकी एक शाखा निकलती है उसे हम बोलते हैं अरब सागर शाखा, और जो बंगाल खाड़ी की तरफ आती है शाखा मानसून की उसे हम कहते हैं बंगाल खाड़ी की शाखा। और मित्रों आपको बता दें कि जो बंगाल खाड़ी की शाखा है वह यहाँ पर यानी मेघालय में जो गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां हैं उनसे टकरा करके, मतलब वह पहले तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा यहाँ मतलब जो तटीय क्षेत्र हैं उनसे होकर के वह चली जाती है मेघालय तक। और जो बंगाल की शाखा है, मतलब बंगाल की खाड़ी शाखा जो मानसून है वह मेघालय की गारो खासी जयंतिया से टकराने के बाद वह अब मुड़ जाती है किधर, तो वह पश्चिम की तरफ मुड़ जाती है और पश्चिम की तरफ मुड़ने के बाद वह कोलकाता, बिहार, पटना होते हुए उत्तर प्रदेश में यह पहुंच जाती है। ठीक है, जैसे ही यह उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तो उसका अगर समय की बात करें तो वह समय होता है लगभग 22 जून का, और 22 जून का समय होता है। और 22 जून की अगर हम बात करें तो वह गर्मियों वाला सीजन होता है। और उत्तर प्रदेश में अगर बोली जाए कि नहीं सबसे पहली वर्षा लगभग कितने समय में प्राप्त होती है, तो लगभग 22 या 21 जून को उत्तर प्रदेश में वर्षा प्राप्त होती है। यह बिहार से होते हुए जैसे ही जलवायु या फिर मानसून इसमें प्रवेश करती है तो आप जानते हैं कि जो भी उत्तरी गोलार्ध में हवाएं चलती हैं उनके घूमने की दिशा होती है अपने दाहिनी ओर। मतलब जैसे भी हवाएं चलती हैं तो उत्तरी गोलार्ध में उनके घूमने की दिशा किधर होती है, अपने दाहिनी ओर। तो अपनी दाहिनी ओर उनकी मुड़ने की प्रवृत्ति होने के कारण ही वह गोरखपुर में जब आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा वर्षा कराती हैं हिमालय से टकरा करके। मतलब वह जो गारो खासी जयंतिया से जो बंगाल की खाड़ी शाखा है वह टकराने के बाद कोलकाता और इसके बाद बिहार होते हुए जैसे ही उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के बाद वह अपने दाईं तरफ मुड़ती है और वह हिमालय से टकरा करके उत्तर प्रदेश के जो उत्तर पूर्वी जिले हैं उनमें अधिक वर्षा करती है। और इस प्रकार से लगभग 184 सेंटीमीटर की वर्षा दर्ज की जाती है गोरखपुर में वर्षा दर्ज की जाती है। फिर इसके बाद वह हिमालय
की जो तलहटी है उसमें हिमालय से टकरा करके खूब वर्षा करती है। मतलब हिमालय की जो नदियां हैं उनके पानी के दो स्रोत है। मतलब हिमालय के जो भी ग्लेशियर हैं वो उनके पिघलने से भी उन पे पानी रहता है। जैसे ही गर्मी का महीना आता है आप देखेंगे तो जितनी भी हिमालयी नदियां हैं उनमें पानी की मात्रा अधिक हो जाती है। कारण ये है कि जैसे गर्मी का महीना आता है तो ग्लेशियर पिघलना शुरू हो जाते हैं और नदियों में पानी की मात्रा बढ़ जाती है। इसके साथ ही जब जितनी भी हिमालय नदियां हैं जब वर्षा ऋतु में यहाँ बारिश होती है तो उनके माध्यम से उनको जल प्राप्त होता है। तो आप कहेंगे कि जब जो भी बंगाल की खाड़ी शाखा जो मानसून है वह उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के बाद हिमालय से टकरा करके वह उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्से में बहुत अधिक वर्षा करती है। तो आप कहेंगे कि भाबर और तराई क्षेत्र में बहुत अधिक वर्षा होती है। तो तराई क्षेत्र का दो रीजन है कि पहला तो वह नदियों के कारण भी तराई है, तराई वाला क्षेत्र है, ज्यादा नमी वाला क्षेत्र है। और दूसरा कारण यह है कि वहां पर अधिक वर्षा भी होती है। अधिक वर्षा किस लिए होती है? तो जब भी ये मानसून हवाएं जब हिमालय से टकराती हैं तो वहां पर ज्यादा अधिक वर्षा करवा देती हैं। फिर इसके बाद अगर बात की जाए तो जितनी भी मानसून हवाएं उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं तो उनमें दो तरह की प्रवृत्ति पाई जाती है। मतलब उनमें पाई जाती है प्रवृत्ति की पूरब से पश्चिम की ओर घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। पूरब से पश्चिम की ओर वर्षा घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। और बात करेंगे उत्तर से दक्षिण की ओर तो उत्तर से दक्षिण की ओर भी घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस कारण जो यहाँ पर एक जिला पड़ता है मथुरा जिला, वहां पर लगभग 52 सेंटीमीटर की वर्षा दर्ज की जाती है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है तो उत्तर प्रदेश में आप सबसे अधिक वर्षा बताएंगे उत्तर प्रदेश के उत्तरी जिलों में सबसे अधिक वर्षा होती है। लेकिन अगर किसी एक बिंदु की बात की जाए तो आप बताएंगे लगभग 184 सेंटीमीटर की वर्षा होती है गोरखपुर जिले में। फिर इसके बाद अगर सबसे कम वर्षा की अगर बात करें हम तो सबसे कम वर्षा होती है मथुरा में। लेकिन अगर बिल्कुल वर्षा नहीं होने की बात की जाए या फिर बहुत कम वर्षा होने की बात की जाए तो यह जो पठारी क्षेत्र है, मैंने बताया आपको कि जो उत्तर प्रदेश में मानसून प्रवेश करती है उसमें पूरब से पश्चिम की ओर घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है, उत्तर से दक्षिण की ओर भी घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो जो उत्तर प्रदेश के जितने भी दक्षिणी जिले हैं उनमें वर्षा बहुत कम होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देख लिया कि किस तरह से हम इसका क्षेत्रीय विस्तार करते हैं। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय विस्तार है कि सबसे उत्तरी जिलों में भाबर का क्षेत्र है, उसके ठीक नीचे तराई का क्षेत्र है और उसके ठीक तराई के क्षेत्र के नीचे उत्तर प्रदेश का मैदानी क्षेत्र है जो हिमालयी नदियों द्वारा बनाया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सबसे नीचे मतलब मैदानी क्षेत्र के नीचे मध्य प्रदेश का विस्तार है और उसमें मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड पठार है उसका विस्तार पाया जाता है उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में। ये आपने देख लिया। फिर इसके बाद भारत में वर्षा सबसे पहले जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा होती है वह कब होती है तो आप बताएंगे लगभग 1 जून को केरल में वर्षा प्राप्त होती है। फिर इसके बाद वह जो केरल की मानसून है दक्षिणी पश्चिमी मानसून वह वहाँ से 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती है। एक अरब सागर शाखा बन जाती है और दूसरी बंगाल की खाड़ी शाखा। और बंगाल की खाड़ी शाखा से ही उत्तर प्रदेश में वर्षा प्राप्त होती है। और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है तो गोरखपुर में। और सबसे न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है तो मथुरा जिला है। ठीक है, तो इस तरह से आपने जलवायु विस्तार देखा आपने और क्षेत्रीय विभाजन भी इसका देख लिया। फिर अगली कड़ी में हम नदी तंत्र पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में कितनी नदियां हैं, उनका उद्गम स्थल क्या है, कौन सी नदियां किस नदी की सहायक नदी है, किसकी उप सहायक नदी है, ये सारी बातें हम अगली कड़ी में जानेंगे। तो मित्रों ये वीडियो कैसी लगी आपको बिल्कुल हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। या फिर अगर आपको कहीं से भी कोई दिक्कत आती हो तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर्स पे भी आप अपना सुझाव दे सकते हैं। और हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम आपको अधिकतम सब्जेक्ट्स देते रहें। हमारा कुछ हेल्थ इशू आ गया था, इस वजह से हमने वीडियो रोक दी, लेकिन मतलब हमारी ज़्यादा प्लानिंग थी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो मित्रों आज के लिए या फिर इस वीडियो में सिर्फ इतना ही और आगे के लिए धन्यवाद।